नमस्कार साथियों, आज हम सारे लोग जानने वाले हैं फॉरेस्ट कंजर्वेशन के बारे में कि फॉरेस्ट कंजर्वेशन क्या हुआ, क्या था और फॉरेस्ट कंजर्वेशन के ऑब्जेक्टिव क्या थे, यानी उसके उद्देश्य क्या थे और कौन कौन सी स्कीम्स या कौन कौन से नियम बनाए गए किस चीज के लिए, फॉरेस्ट कंजर्वेशन के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक क्या है? फॉरेस्ट कंजर्वेशन। जैसा कि हमने इसके पहले वाली यानी इसके पिछली क्लास में पढ़ा कि जो फॉरेस्ट होते हैं ये रिच सोर्स होते हैं। किसका? रिच सोर्स ऑफ बायोडायवर्सिटी, यानी पेड़ पौधे और एनिमल दोनों एक ही जगह पे सबसे ज्यादा अमाउंट में पाए जाते हैं। कहाँ पे? फॉरेस्ट में। और फ्री हैबिटेट में पाए जाते हैं, यानी ह्यूमन बीइंग उनको खाना खिलाने पानी देने नहीं जाता। पेड़ पौधे अगर हैं तो उनको भी खाद पानी नहीं देने जाता। ठीक, उसके अलावा इनके नेगेटिव इम्पैक्ट क्या पड़ सकते थे कि अगर बायोडायवर्सिटी का लॉस हो। ठीक, तो मैंने क्या बताया था कि इकोलॉजिकल इम्बैलेंस क्रिएट होगा। इकोलॉजिकल इम्बैलेंस क्रिएट होगा। इकोलॉजिकल इम्बैलेंस का मतलब ये है कि किसी एक सर्टेन जो स्पीसीज होगी, मान लो कि अपने घर को थोड़ी देर के लिए हम जंगल मान लें, ठीक, तो घर में जब बिल्लियां नहीं होती तो चूहे बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर घर में ज्यादा बिल्लियां होंगी तो भी हमको समस्या है, घर में ज्यादा चूहे होंगे तो भी समस्या होंगी। अगर घर में एक बिल्ली है तो सारे चूहों को आई थिंक वो मैनेज कर लेगी। ठीक, तो अगर किसी एक सर्टेन स्पीसीज की यानी किसी एक प्रजाति की ठीक ज्यादा क्या हो जाएगी, बढ़ोतरी हो जाएगी यानी ग्रोथ हो जाएगी, तो फिर इम्बैलेंस क्रिएट होगा जो ह्यूमन बीइंग के लिए डेंजरस होगा। डेंजरस यानी हार्मफुल होगा। उसके अलावा और क्या हो सकता है? जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है, ग्रीन हाउस इफेक्ट यानी ग्लोबल वार्मिंग यानी वैश्विक तपन जिसको हम बोलते हैं कि पूरी धरती का अर्थ का टेम्परेचर जो है वो बढ़ रहा है। ठीक, तो वो भी क्या होगा, ज्यादा तेजी से बढ़ेगा, यानी ग्लोबल वार्मिंग जो होगी वो ज्यादा तेजी से होगी। उसके अलावा हमने और क्या किया कि जो पॉल्यूशन है वो भी बढ़ेगा। पॉल्यूशन जो है ये भी बढ़ने लगेगा। ठीक, ये सारी चीजें हमने देखी। उसके अलावा हमने क्या देखा कि जो हमारे पास रिसोर्स की अवेलेबिलिटी है, रिसोर्स यानी संसाधन, जैसे टिम्बर और फ्यूल वुड। उसके अलावा बहुत सारे जो ट्राइब्स हैं, ट्राइब्स यानी जनजातियां, वो अपने फॉडर के लिए और फूड के लिए भी फॉरेस्ट पे डिपेंडेंट हैं, यानी अपने चारे और खाने के लिए भी जंगल पे यानी वन पे आश्रित हैं, यानी उस पे निर्भर करती हैं। ठीक, तो अगर जंगल नहीं रहेंगे तो फिर क्या होगा कि उनके लिए भी जो रिसोर्स है उसकी भी अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी। ठीक, ये तो हो गए इसके इम्पोर्टेंस। अब ये है कि इसको हम कंजर्व करें, ठीक है, यानी बचाएं अगर, तो क्या फायदे हैं, ये सारी चीजें बढ़ जाएंगी। जो हमारे पास बायोडायवर्सिटी होगी, शेर भी होगा, चीते, कुत्ते, भैंस, बिल्ली, सुअर, बकरी, सब कुछ होंगे, सारे एनिमल होंगे। उसके अलावा जो इकोलॉजिकल इम्बैलेंस है ये कम हो जाएगा, मतलब सारे जो जानवर हैं उनके वो अपने एक सर्टेन अमाउंट में प्रेजेंट रहेंगे। उसके अलावा जो ग्रीन हाउस एमिशन है, यानी जो हम पॉल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड दे धक्का निकाले जा रहे हैं, तो क्या होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड जो होगी वो कम हो जाएगी, और कम हो जाएगी तो ग्लोबल वार्मिंग कम हो जाएगी। उसके अलावा पॉल्यूशन कम हो जाएगा। उसके अलावा और क्या होगा, रिसोर्स की अवेलेबिलिटी बढ़ जाएगी, मतलब हमारे पास पेड़ ज्यादा होंगे तो पेड़ से चाहे पेड़ की डालियां तोड़ के मस्त जानवरों को खिलाएं, चाहे तेंदू का पेड़ है, यानी मतलब कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जो हमारे इंडस्ट्रीज को भी फायदा करते हैं, तो चाहे पेड़ को काट के पेपर बना ले, ये भी हो सकता है। चाहे पेड़ की पत्तियों को तोड़ के उनका पत्तल बनाए, और चाहे तेंदू के पेड़ तो उसकी बीड़ी बना दें। ओके, ठीक, बीड़ी इज नॉट ओनली अ स्मोकिंग आइटम, इट इज मदर ऑफ ऑल स्मोकिंग मटेरियल्स ऑफ इंडियन सोसाइटी। बस बीड़ी। ठीक, उसके अलावा हम देखते हैं कि क्या है इंडिया में कौन कौन से नियम बनाए गए जो फॉरेस्ट को कंजर्व करते हैं, नहीं बचाते। ठीक, इंडिया में सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 बनाया गया। ठीक है, और इसका जो काम है, इसका जो फंक्शन है, ये फॉरेस्ट को कंजर्व करना है। अब अगर हम फॉरेस्ट के डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, वितरण की बात करें, तो सबसे ज्यादा जो फॉरेस्ट कवर है, यानी सबसे ज्यादा जो जंगल है वो मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश यानी इंडिया का यूपी का जो जस्ट पड़ोसी राज्य है
वहां पे। और अगर हम सबसे कम यानी मिनिमम फॉरेस्ट कवर की बात करें, सबसे कम जंगल कहाँ पे हैं, दैट इज हरियाणा। तो सबसे ज्यादा जंगल कहाँ पे, मध्य प्रदेश, और सबसे कम जंगल कहाँ पे, सबसे कम जंगल कहाँ पे, हरियाणा। ठीक है, अब इंडिया ने क्या किया, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 बना। बात ये हुई कि इंडिया 1972 में ही एक बार एक प्रोग्राम चला, यूएनओ ने चलाया, यूएन यानी यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन ने, उसका नाम था MAB। MAB का मतलब मैन एंड बायोस्फीयर, और इसमें पूरे वर्ल्ड से, क्योंकि यूएन जो है पूरे वर्ल्ड का रिप्रेजेंटेशन करती है, पूरी अर्थ का रिप्रेजेंटेशन करती है, तो यहाँ पे दुनिया भर के जाने माने पता नहीं कहाँ से, इंडिया, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, चाइना, सब जगह से, ठीक, सब जगह के अपने अपने लीडर्स है, और सब लीडर्स ने मिलकर एक बैठक की। तो ये बात हुई कि यार इंडिया जो है, इंडिया वन ऑफ द मोस्ट रिचेस्ट, मतलब वन ऑफ द रिचेस्ट प्लेस है पूरी अर्थ का, जो जहाँ पे सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है, यानी सबसे ज्यादा पेड़ पौधे और जानवर पाए जाते हैं। तो सब लोगों ने कहा कि यार आपके यहाँ ज्यादा है, क्योंकि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर भी गए हुए थे, उन्होंने कहा कि यार आपके यहाँ ज्यादा है तो आप भी कुछ प्रयास करिए, हम लोग आपको फंड करेंगे, पैसा देंगे। तो जो इंडिया के PM थे, ठीक, उनको लगा कि हाँ, इंडिया की जो कंटेम्प्रेरी गवर्नमेंट थी, उसने उसको लगा कि हाँ ऐसा कुछ करना चाहिए। तो जब फिर 1972 में एक रूल बनाया, और उसका नाम था, जो वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करता था, और उसका नाम था वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन यानी वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, ठीक। और ये जंगलों को यानी फॉरेस्ट को क्लासिफाई करता था। फॉरेस्ट 3 टाइप के, एक रिजर्व, एक प्रोटेक्टेड और एक अनक्लास्ड, ठीक। और इसके बाद इसको हम आगे वाली क्लास में देखेंगे कि ये तीनों कैटेगरीज क्या हैं, ठीक। उसके बाद एक प्रोग्राम चलाया गया जिसका नाम था प्रोजेक्ट टाइगर, क्योंकि इंडिया में जो टाइगर यानी चीते हैं, उनकी पॉपुलेशन गिरती जा रही थी, कम होती जा रही थी, ठीक। तो उसको उनको उनकी गिरती हुई पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए, यानी रोकने के लिए एक प्रोग्राम चलाया गया, उसका नाम था प्रोजेक्ट टाइगर, और ये चलाया गया था 1973 में। कब चलाया गया था, 1973 में। और प्रोजेक्ट टाइगर जो स्टार्ट हुआ था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, कहाँ पे है, अब आप लोग कमेंट में बताएंगे कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, आप बताएंगे कि कहाँ पे, ठीक। तो जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, वहां से प्रोजेक्ट टाइगर की स्टार्टिंग हुई। अभी हाल में 2022 और 3 में साउथ अफ्रीका से, यानी नामीबिया से, ठीक, साउथ अफ्रीका नहीं, अफ्रीका की एक कंट्री है नामीबिया से कुछ 6 चीते लाए गए थे, और कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में उनको रिहेबिलिटेट किया गया था, मतलब उनको फिर से इंट्रोड्यूस किया गया था, वहां पे रखा गया था। क्यों, ताकि जो फॉरेस्ट है इनका जो इम्बैलेंस क्रिएट हुआ है, ये इसकी हम भरपाई कर सकें, और यहाँ पे जो टाइगर्स हैं इनकी पॉपुलेशन बढ़ रही, ठीक। तो फिर प्रोजेक्ट टाइगर चलाया गया, क्यों, क्योंकि जो इंडिया में पॉपुलेशन है जिसकी टाइगर्स की, वो बढ़ सके। और ये कहाँ से चलाया गया, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पे, आप बताएंगे, ठीक। फिर उसके बाद क्या हुआ कि बहुत सारे नेशनल पार्क जो थे, उनको अलग अलग स्पीसीज के लिए, यानी अलग अलग जानवरों के लिए स्पेसिफाई किया गया। जैसे काजीरंगा का जो असम जो नॉर्थ ईस्ट का स्टेट है, काजीरंगा नेशनल पार्क, वो 1 हॉर्न राइनोसोरस यानी एक सींग वाले गैंडे के लिए स्पेसिफाई किया गया। उसके अलावा अगर हम गिर नेशनल पार्क की बात करते हैं, गिर बोले तो गुजरात, तो वहां पे एशियाटिक लायन यानी जो बब्बर शेर होता है उसके लिए नोटिफाई किया गया, ठीक है। उसके अलावा बहुत सारे नेशनल पार्क बाद में बनाए गए। इंडिया में करंट टाइम में 52 यानी 52 नेशनल पार्क हैं, ठीक है। और उन सारी जगहों पे कुछ एक सर्टेन स्पीशीज के लिए या फिर बहुत सारी बायोडाइवर्सिटी के लिए कंजर्वेशन का प्रयास किया जा रहा है। तो उम्मीद है कि आप सारे लोग प्रोजेक्ट टाइगर और 1972 की हिस्ट्री, यानी WPA वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 की हिस्ट्री को समझ पाए होंगे, ठीक। इन समरी हम बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट लाया कब गया था, 1972 में। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, जानवरों की यानी बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए। और ये कहाँ से स्टार्ट किया गया था, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, और 1973 में एक प्रोग्राम चलाया गया, उसका नाम था प्रोजेक्ट टाइगर। ये भी स्टार्ट किया गया था कहाँ से, ये सॉरी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट तो कहीं से नहीं स्टार्ट, क्योंकि एक रूल है। जो प्रोजेक्ट टाइगर था ये स्टार्ट किया गया था 1973 में, और कहाँ से, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से। अब आपका होमवर्क है कि आप बताएंगे कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है। उम्मीद है कि आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। धन्यवाद।